बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए मोहसिन नकवी और आप देख रहे हैं मोहसिन नकवी यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर थ्योरी के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 3 प्राइम नंबर के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राइम नंबर बेसिकली हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके दो डिवाइजर होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 होता है, नंबर 2 इटसेल्फ। यानी जो प्राइम्स होते हैं उनको या तो 1 डिवाइड करता है या वो इटसेल्फ अपने आप को डिवाइड करते हैं। वो इंटीजर्स जो जिनमें ये दो डिवाइजर्स हों उनको हम प्राइम बोलते हैं, और ऐसे इंटीजर्स जो प्राइम ना हो उनको हम कंपोजिट बोलते हैं। यानी कंपोजिट के एटलीस्ट 3 डिवाइजर्स होंगे। नंबर 1 होगा, नंबर 2 इटसेल्फ होगा, नंबर 3 उसका इन दोनों के अलावा कोई और डिवाइजर भी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 6 की बात करते हैं तो 6 को डिवाइड करता है कौन? 1 2 3 एंड 6। अगर आप 7 की बात करते हैं तो इसके दो डिवाइजर होंगे, नंबर 1 होगा और नंबर 2 7 होगा। सो 7 प्राइम है और 6 हमारा कंपोजिट है। तो साथ साथ हमने प्राइम नंबर से रिलेटेड 2 थ्योरम भी डिस्कस किए थे। आज हम प्राइम नंबर से रिलेटेड थ्योरम नंबर 3 एंड थ्योरम नंबर 4 डिस्कस करेंगे। थ्योरम नंबर 3 की स्टेटमेंट कुछ यूं है कि एवरी इंटीजर एन ग्रेटर देन 1 इज इधर अ प्राइम नंबर और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। भी हर इंटीजर जो 1 से ग्रेटर होगा वो या तो प्राइम होगा या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा। और सेकंड थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सेकंड थ्योरम हमारा ये कहता है एवरी इंटीजर n ग्रेटर देन 1 कैन बी रिटन यूनिकली एज अ प्राइम नंबर और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अगर आप गौर से देखें इस थ्योरम की स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है। तो इस वजह से ये जो जब मैं फर्स्ट पार्ट प्रूफ करूंगा तो इसका प्रूफ भी उसी टेक्निक से आप लिख सकते हैं। तो मैं सेकंड थ्योरम को प्रूफ करता हूं। फंडामेंटल थ्योरम हमें क्या कहता है? फंडामेंटल थ्योरम ये कहता है कि कोई भी इंटीजर जो 1 से ग्रेटर होगा उसके लिए दो ऑप्शंस हैं। कौन से? नंबर 1 वो प्राइम होगा, नंबर 2 वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स, ये जो ऑर्डर है उस पर डिपेंड नहीं करता। यानी कोई भी इंटीजर जो ग्रेटर देन 1 होगा वो या तो प्राइम होगा या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा, और वो भी यूनिकली, यानी उसकी प्राइम रिप्रेजेंटेशन जो होगी वो यूनिक होगी। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, वो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता। मैं जरा इसको न्यूमेरिकली एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आप बात करते हैं किसी इंटीजर्स, मैं 24 की बात करता हूं। अब आप 24 को क्या ले सकते हैं? 24 को अगर आप फैक्टराइज करें तो आप 24 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है ये वाली, इसको बोलते हैं प्राइम रिप्रेजेंटेशन, जिसमें सारे के सारे प्राइम नंबर एग्जिस्ट करते हैं। अब इसका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिक है, यानी कोई और इसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। देखें, मैं यू भी ले सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। मैं यू भी ले सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखिए, मैं इनके ऑर्डर चेंज कर रहा हूं बट नंबर जो है वो मेरे सेम है। सो इसको बोला जाता है भी ये हमारे पास यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। एक रिप्रेजेंटेशन है, एक से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सिमिलरली अगर आप इस 24 को एक और वे से भी फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर मैं 24 को यूं लिखूं, 24 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 24, 2 मल्टीप्लाई 12, 3 मल्टीप्लाई 8, 4 मल्टीप्लाई 6। अब इसमें देखें ये नंबर हमारे पास डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंपोजिट रिप्रेजेंटेशन। ये प्राइम है, ये कंपोजिट है। कंपोजिट में आपके पास 4 डिफरेंट टाइप की डिस्टिंक्ट रिप्रेजेंटेशन है। 4 टाइप्स, 1 2 3 4। ये डिस्टिंक्ट रिप्रेजेंटेशन है, यूनिक नहीं है। बस याद रख लें, हर वो नंबर जो 1 से ग्रेटर होगा वो या तो प्राइम होगा या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा। अब आते हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन। दो तरह की रिप्रेजेंटेशन है। नंबर 1 प्राइम रिप्रेजेंटेशन, नंबर 2 कंपोजिट रिप्रेजेंटेशन। प्राइम रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगी, एक ही आप प्राइम रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं बना सकते। ठीक हो गया? हाँ, उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। जिस तरह ये एक ही है बट इसका ऑर्डर मैंने चेंज किया। एक है का मतलब ये कि इसमें नंबर डिस्टिंक्ट नहीं है, इस रिप्रेजेंटेशन में और इस रिप्रेजेंटेशन में नंबर सेम है। सो ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप कंपोजिट बनाते हैं
फिर उसकी रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं होगी। यूनिक का मतलब हर रिप्रेजेंटेशन के अंदर डिस्टिंक्ट नंबर होंगे, इसमें और है, इसमें और है, इसमें और है, इसमें और है। ठीक हो गया। तो हर नंबर जो ग्रेटर देन 1 होगा उसके लिए दो ऑप्शन है, या तो प्राइम होगा या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा। रिप्रेजेंटेशन उसकी दो है, नंबर 1 उसकी प्राइम रिप्रेजेंटेशन और नंबर 2 उसकी कंपोजिट रिप्रेजेंटेशन। प्राइम यूनिक होती है, कंपोजिट यूनिक नहीं होती। हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है वो है प्राइम रिप्रेजेंटेशन के बारे में। अब जो चीज मैंने आपको न्यूमेरिकली बताई कि ये कंपोजिट है, ये प्राइम है और प्राइम यूनिक है, इसी को हम थ्योरम का नाम दे रहे हैं कि कोई भी ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 इंटीजर होगा, वो या तो प्राइम होगा या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा और यूनिकली उसकी प्राइम रिप्रेजेंटेशन होगी। तो ये हम लॉजिकली प्रूफ करते हैं भी ये 24 के लिए रिजल्ट होल्ड नहीं करता, जितने भी इंटीजर्स हैं सब के लिए होल्ड करते हैं। तो पहले पार्ट में, इसको दो पार्ट में हम प्रूफ करेंगे। पहले पार्ट में मैं प्रूफ करूंगा कि हर नंबर जो ग्रेटर देन 1 होगा आप उसको या तो वो प्राइम होगा या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा। सेकंड केस में मैं प्रूफ करूंगा कि वो यूनिक, इसकी प्राइम रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगी। हम यहाँ पे प्राइम की बात करेंगे, कंपोजिट की बात नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि मैं इसको कैसे प्रूव करूंगा विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन ये कहता है कि आप 3 प्रोसेस करते हैं। पहले केस में आप प्रूफ करते हैं, वेरीफाई करते हैं। सेकंड केस के अंदर आप सपोज करते हैं। थर्ड केस के अंदर फिर आप उसको वेरीफाई या चेक करके बताते हैं। तो ये रिजल्ट मैं प्रूफ कर रहा हूं मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से। कंडीशन नंबर 1, लेट कर लेते हैं कि n हमारे पास 2 है, ग्रेटर देन 1 मुझे इंटीजर्स लेने हैं, तो मैंने ग्रेटर देन 1 इंटीजर क्या ले लिया, 2। अब क्लियर है कि 2 क्या है, एक प्राइम इंटीजर है। सो हमारी स्टेटमेंट A is true। स्टेटमेंट जो कहती थी कि हर इंटीजर या तो प्राइम होगा या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा, तो मेरी पहली कंडीशन तो हो गई सेटिस्फाई कि n इक्वल टू 2 मेरे पास एक प्राइम नंबर है। कंडीशन नंबर 1 कंप्लीट। अब कंडीशन नंबर 2 में आ जाते हैं। सेकंड कंडीशन कहती है, सेकंड में हम लेट करते हैं, क्योंकि एक के लिए होल्ड कर गया तो हम कुछ नंबर के लिए लेट कर लेंगे। लेट अस सपोज दैट a is true फॉर एवरी इंटीजर लेस देन इंटीजर n। तो सेकंड केस में मैंने लेट कर लिया कि ये जो मेरी स्टेटमेंट है कि हर नंबर या तो प्राइम होता है या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होता है और उसकी प्राइम रिप्रेजेंटेशन यूनिक होती है, ये तीनों बातें मैंने लेट कर ली कि वो तमाम इंटीजर्स जो n से लेस हैं उनमें होल्ड करती हैं। ठीक हो गया। इसी को लेकर ये तीसरा रिजल्ट हम प्रूव करेंगे। फर्स्ट में मैंने n इक्वल टू 2 चेक किया, होल्ड करता है। सेकंड में मैंने सपोज किया, लेट कर लिया भी वो तमाम इंटीजर्स जो फिक्स इंटीजर n, फिक्स इंटीजर n आप 50 ले सकते हैं, 100 कोई भी ले सकते हैं, तो वो तमाम इंटीजर जो फिक्स इंटीजर n से लेस हैं मैंने लेट कर लिया, उनके लिए ये रिजल्ट होल्ड करता है। 3 रिजल्ट के वो प्राइम होगा या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा या, और तीसरी बात उसकी प्राइम रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगी। तमाम इंटीजर जो n से लेस है उनमें ये 3 बातें होल्ड करती हैं। ये हमने सपोज किया। अब आ जाते हैं तीसरी कंडीशन में। We have to prove that a is true for integers n and all the integers greater than। अब यही बात जो हम बोल रहे हैं कि ये स्टेटमेंट A हमें n और उससे ग्रेटर इंटीजर के लिए भी ये बात प्रूफ करनी होगी। लेस देन n तक हम बात कर चुके हैं, अब हमें n और उससे ग्रेटर के लिए ये बात प्रूफ करनी है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, एक n इंटीजर ले लेता हूं। लेस देन तो मैंने ले लिया, अब मैं इक्वल टू n ले रहा हूं भी। n मेरे पास एक इंटीजर है। अब ये जो मेरे पास इंटीजर है इसके लिए 2 केसेस होते हैं। जो भी इंटीजर्स हैं उसमें या तो प्राइम नंबर होते हैं या कंपोजिट है। अब अगर मैं n लेता हूं प्राइम तो मेरी स्टेटमेंट A ट्रू है, मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं n लेता हूं प्राइम, अगर मैं n को प्राइम नहीं लेता, if we prove that n can be written as a product of prime, ठीक है। For this, if n is prime, अगर मैं लेता हूं प्राइम, मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, then nothing to prove। If n is not prime, अब सेकंड केस ये है कि मैं प्राइम नहीं लेता, मैं n क्या ले रहा हूं, n इक्वल टू n या ग्रेटर इंटीजर्स ले रहा हूं, तो वो प्राइम है तो कोई चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप प्राइम नहीं लेते तो फिर वो क्या होगा, कंपोजिट इंटीजर होगा। सो n इज कंपोजिट। अब जरा कंपोजिट की डेफिनेशन देखें। कंपोजिट की डेफिनेशन क्या होती है कि उसके एटलीस्ट 3 डिवाइजर होते हैं। कौन कौन? नंबर 1 होता है, नंबर 2 इटसेल्फ होता है, नंबर 3 एटलीस्ट कोई और भी होता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हैं 6 के लिहाज से, तो 6 को कौन डिवाइड करता है? अगर आप 6 की बात करें तो 6 को नंबर 1 डिवाइड करता है, नंबर 2 6 को 6 से डिवाइड करता है, नंबर 3 6 को 2 डिवाइड करता है, नंबर 4 6 को 3 डिवाइड करता है। ओके, सो अगर हमारा n कंपोजिट है तो इसमें मस्ट है 3 डिवाइजर्स होंगे, 1 इटसेल्फ और कोई और। तो मैंने लेट कर अभी n अगर कंपोजिट है सो इट हैज अ पॉजिटिव डिवाइजर्स से d, तो मस्ट है इसका एक डिवाइजर होगा जिसका नाम हमने d रखा, अदर देन 1 एंड n। 1 और इटसेल्फ के अलावा एक इसका तीसरा डिवाइजर जरूर होगा। ठीक है, तो उसका नाम मैंने क्या रख लिया? d। सो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, d क्या है? उसका डिवाइजर है। अब अगर ये डिवाइजर है तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन क्या कहती है? डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर d डिवाइजर है किसका? n का, यानी n d को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है n इस d का कांस्टेंट मल्टीपल होगा। देखें d किसको डिवाइड करेगा? 2 किसको डिवाइड करता है? अगर आप 2 की बात कर लें, भी 2 किसको डिवाइड करता है? बेसिकली हमारा 2 डिवाइड करता है 1 into 2, यानी 2 into 2, यानी 3 into 2, यानी वो तमाम नंबर्स जो 2 के मल्टीपल हैं 2 उनको डिवाइड करता है। 3 किसको डिवाइड करता है? वो तमाम नंबर जो 3 के 2 into 3, 3 into 3 एंड सो ऑन, तो वो तमाम नंबर जो 3 के मल्टीपल है 3 उनको डिवाइड कर लेता है। वो तमाम नंबर जो 2 के मल्टीपल हैं 2 उनको डिवाइड कर लेता है। लिहाजा d किसको डिवाइड करेगा? वो तमाम नंबर जो d के मल्टीपल हैं d उनको डिवाइड कर लेगा। अब हमने कहा भी d n को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब n d का मल्टीपल है। सो इस वजह से मैंने कहा भी n इज मल्टीपल ऑफ d, ये मेरा मल्टीपल है। जिस तरह आप 6 को ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने 1 2 3 लिखा, तो ये सी हमारा इंटीजर्स है जो कि मल्टीपल को शो कर रहा है। आप जरा गौर से देखें ऑप्शन क्या है। 2 को मैं डिवाइड करता हूँ 6 को डिवाइड करता हूँ 2 से, 2 3 6 रिमाइंडर इज 0, 3 2 6 रिमाइंडर इज 0। गौर से देखिएगा, अगर मैं डिवाइड करता हूँ किसको? 6 को 1 एंड 6 से, फिर क्या होगा? अगर आप डिवाइड करते हैं 6 को 6 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आएगा 6 1 6 6 0। 6 को डिवाइड करते हैं 6 के साथ, तो ये आएगा 1 0। अब जरा गौर से देखिएगा, तो हमारे पास n किसके इक्वल है? c d के इक्वल। d डिवाइड करता है n को, c भी डिवाइड करेगा n को। ठीक है, चूंकि जिस तरह यहाँ पे हमने लिखा 2 3 6, तो 2 भी डिवाइड करेगा 3 भी डिवाइड करेगा। जुमले पे गौर से देखें, ये 4 डिवाइजर्स हैं। जब हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट, ये कोशेंट और ये डिवाइडर एक जैसे हो जाते हैं। जब हम डिवाइड करते हैं इट सेल्फ, अपने आप से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, तो फिर डिवाइजर और डिवाइडेंड ये एक जैसे हो जाते हैं। फिर सुनिएगा, जब 1 से डिवाइड करते हैं तो फिर कोशेंट और डिवाइडेंड एक जैसे हो जाते हैं। जब इट सेल्फ डिवाइड करते हैं फिर डिवाइजर और डिवाइडेंड एक जैसे होते हैं। अगर हम 1 और इट सेल्फ के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड करें, जिस तरह मैं यहाँ पे 2 एंड 3 से डिवाइड कर रहा हूं, तो फिर क्या होता है? डिवाइजर एंड कोशेंट वो दोनों डिवाइडेंड के इक्वल नहीं होते। अब मेरे पास d क्या था? 1 और n के अलावा एक और डिवाइजर था। इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा d है ये n के इक्वल नहीं होगा। सो मेरे पास यही बात मैंने कही। हाँ, जब आप 2 से डिवाइड करें 2 भी 6 से लेस है, 3 भी लेस है, यानी 1 और n के अलावा किसी और d से डिवाइड करोगे तो फिर डिवाइजर और कोशेंट दोनों डिवाइडेंड से लेस बनते हैं। लिहाजा c भी n से लेस होगा, d भी n से लेस होगा और ग्रेटर देन 1 ही होगा, क्योंकि हमने कहा 1 और n के अलावा एक और डिवाइजर है जिसका नाम d है। सो d हमारा 1 से ग्रेटर होगा और n से लेस होगा। सिमिलरली c भी हमारा यानी डिवाइजर और कोशेंट दोनों 1 से ग्रेटर होंगे, n से लेस होंगे। इस जुमले पे बड़ा गौर करें, b ये लेस देन 1 है, d भी हमारा लेस देन 1 है, तो क्या मतलब? कंडीशन नंबर 2 क्या कहते हैं? कंडीशन नंबर 2 कहते हैं कि वो तमाम इंटीजर्स जो n से लेस हैं
उनके लिए ये वाली स्टेटमेंट होल्ड करती है। यानी वो तमाम इंटीजर्स जो n से लेस हैं वो या तो प्राइम होते हैं या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होते हैं और उनकी रिप्रेजेंटेशन भी यूनिक होती है। अब c मेरा n से लेस है, d भी मेरा n से लेस है और 1 से ग्रेटर है, दोनों बातें पूरी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मेरा c या तो प्राइम होगा या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा। सिमिलरली मेरा d या तो प्राइम होगा या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा। मेरे पास रीजन क्या है? बाय कंडीशन नंबर 2। सेकंड कंडीशन के मुताबिक वो कहती है कि जो सेकंड कंडीशन कहती है कि वो तमाम इंटीजर्स जो n से लेस हैं, जो n से लेस हैं वो या तो प्राइम होते हैं या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होते हैं। अब देखिए n किसके इक्वल था? cd के इक्वल। n किसके इक्वल था? cd के इक्वल। c या तो प्राइम है या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, d या तो प्राइम है या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है। इसका मतलब n भी मेरा या तो प्राइम होगा या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा। देखें फॉर एग्जांपल इसी 24 की अगर आप बात करें तो 24 की अगर हम बात करें, 24 को मैं क्या लिख सकता हूं? 24 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 6। अब मेरे पास 4 क्या है? 4 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है। 6 क्या है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। इसका मतलब ये जो मेरे पास 6 है, ये मेरे पास 6 और 4 दोनों क्या है? या तो प्राइम है या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है। ये 4 एंड 6 दोनों मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है। अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं, इकट्ठे देखता हूं इस पूरी लाइन को, तो मुझे सारे के सारे प्राइम नंबर नजर आ रहे हैं। तो इस वजह से मैं कहूंगा भी 24 अगर 4 और 6 दोनों प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है तो मस्ट है 24 भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ही बनेगा। तो यही केस हमारे पास यहाँ पे बन रहा था भी n cd के इक्वल था, c प्रोडक्ट ऑफ प्राइम था, d भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, तो इसका मतलब n भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो क्लियर हो गया भी हर वो इंटीजर जो ऐसे ग्रेटर देन 1 होगा वो या तो प्राइम होगा या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा। मैथमेटिकल इंडक्शन हमने इसको प्रूव किया। पहली केस में हमने n इक्वल टू 2 के लिए चेक किया, दूसरी केस में हमने सपोज किया भी वो नंबर जो n से लेस होंगे वो प्राइम होंगे या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होंगे। तीसरे केस में हमने एक कहा ऐसे इंटीजर्स के लिए चेक किया जो n या ग्रेटर देन n है। हमने कैसे प्रूव किया? हमने कहा भी अगर हम ग्रेटर देन n ले रहे हैं वो या तो प्राइम होगा या कंपोजिट होगा। प्राइम है तो बात खत्म, अगर कंपोजिट है तो उसका 1 और n के अलावा एक और डिवीजर होगा d। सो जो वो प्रोडक्ट बन रहा है तो n किसके इक्वल होगा? डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के मुताबिक कि अगर d उसका डिवीजर है तो n d का मल्टीपल होगा। सो n इज इक्वल टू cd। cd लिखें, kd लिखें, जो मर्जी आप ले सकते हैं, मल्टीपल बनाना है। अब यहाँ पे क्वोशिएंट और डिवीजर चूंकि ना तो 1 है और ना ही n है, इसका मतलब ये 1 और n के दरमियान वाले कोई ना कोई नंबर्स हैं। सो ये n से अगर लेस है तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होंगे कंडीशन नंबर 2 के मुताबिक। सो हमारे पास ये भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, ये भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, तो n चूंकि cd के इक्वल है वो भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा। यहाँ पे पहला पार्ट हमारा क्लियर। अब आते हैं यूनिकनेस की तरफ। ये जो प्राइम रिप्रेजेंटेशन है n इक्वल टू cd में, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये यूनिक है, यानी एक रिप्रेजेंटेशन है, एक से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती। जिस तरह ये 24 की जो प्राइम रिप्रेजेंटेशन है वो एक ही हो सकती है। हाँ ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, हाँ कंपोजिट रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो सकती है, प्राइम रिप्रेजेंटेशन ज्यादा नहीं हो सकती। तो मैंने इसको कैसे प्रूव किया? मैंने इसको एंटीस्पोज किया, कंट्रेरी। मैंने लेट कर लिया भी मेरे पास एक प्राइम नंबर है, मेरे पास एक इंटीजर है n, लेकिन इसकी जो प्राइम रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिक नहीं है। मुझे साबित करना है कि वो यूनिक है, तो मैंने सपोज क्या किया अभी वो यूनिक नहीं है। तो मैंने लेट कर लिया अभी इसकी 2 रिप्रेजेंटेशन है, p1 p2 ps और दूसरे q1 q2 qt, s और t इक्वल नहीं है, यानी ये डिस्टिंक्ट रिप्रेजेंटेशन है। जिस तरह मेरे पास ये डिस्टिंक्ट आ रही है, मुख्तलिफ आ रही है, तो मैंने ये चीज सपोज की हुई है भी ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये वाली और ये वाली, ये दोनों डिस्टिंक्ट होंगी। प्राइम रिप्रेजेंटेशन जब आप शो करते हैं तो हमेशा प्रोडक्ट की फॉर्म में ही लिखते हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा। जिस तरह ये रिप्रेजेंटेशन प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो n की हमारे पास 2 रिप्रेजेंटेशन मैंने लेट कर ली, मुझे साबित करना है यूनिक है,
मैंने क्या लिया भी, ये यूनिक नहीं है। दो रिप्रेजेंटेशन है। अब ये प्रोडक्ट ये आपस में इक्वल होंगे। रिप्रेजेंटेशन चाहे आप जितनी भी बना लें, लेकिन उनका प्रोडक्ट एक ही आएगा और वो n होगा। देखिए मैंने यहाँ पे 4 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन बनाई, बट सबका प्रोडक्ट 24 आ रहा है। लिहाजा ये नंबर डिस्टिंक्ट हैं। इसमें देखें ये 24 है, 2 है, 12 है, 3, 8 नंबर, हर रिप्रेजेंटेशन में नंबर डिफरेंट है, मुख्तलिफ हैं, लेकिन प्रोडक्ट 24 है। सो इसमें भी ये केसेस है कि अगर ये दो डिस्टिंक्ट हैं तो इनमें ये जो P1, P2, P3 ये नंबर है ये डिस्टिंक्ट होंगे, लेकिन इनका प्रोडक्ट हमेशा सेम होगा और वो n होगा। आगे चलें तो ये हमारे पास है डिस्टिंक्ट। तो मैंने साबित करना है भी ये डिस्टिंक्ट नहीं है, ये यूनिक है। बेसिकली मुझे साबित करना पड़ेगा भी S और T आपस में इक्वल है, तो फिर ये डिस्टिंक्ट नहीं रहेगा और ये यूनिक बन जाएगा। तो इसके लिए प्रूफ करने के लिए हम आगे चलते हैं। देखिए ये प्रोडक्ट है, P1 इसको डिवाइड करेगा। ये तो क्लियर सी बात है कि P1 इस प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। मैं इसको यूं एक्सप्लेन कर दूं कि आपके पास प्रोडक्ट है, प्राइम नंबर है 2, 3, 5। अब इनका जो प्रोडक्ट है 2 इनके प्रोडक्ट यानी 30 को डिवाइड करेगा, ठीक है, या यूं कह सकते हैं 2 डिवाइड्स 2, 3, 5। सिमिलरली 3 डिवाइड्स 30 या 3 डिवाइड्स 2, 3, 5। सिमिलरली 5 डिवाइड्स 30 या 5 डिवाइड्स 2, 3 एंड 5। इस पॉइंट को गौर से देखें। P हमारे पास P1 इस प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा, ये प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट के इक्वल है, तो P1 मस्ट है सेकंड प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा। P1 इस प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा, ये बात क्लियर हो गई। नो, अब P1 इस प्रोडक्ट को अगर डिवाइड कर रहा है तो P1 इन प्रोडक्ट को तो डिवाइड कर रहा है, फिर इनमें से हर एक नंबर को डिवाइड नहीं करेगा। अगर आप प्रोडक्ट की प्राइम रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं तो P1 इनमें से सिर्फ एक को डिवाइड करेगा। देखें मेरा 2 इस 30 को डिवाइड करता है। अब अगर मैं इस 30 की प्राइम रिप्रेजेंटेशन लिखता हूं तो मेरा 2 हर नंबर को डिवाइड नहीं करेगा, सिर्फ एक नंबर को डिवाइड करेगा। सिमिलरली 3 सिर्फ एक 3 को डिवाइड कर रहा है, 5 सिर्फ एक 5 को डिवाइड कर रहा है। तो यही बात है कि P1 इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है और ये रिप्रेजेंटेशन है प्राइम। इसका मतलब ये कि P1 इस सारे नंबर में से किसी एक को डिवाइड करेगा, Q1 को डिवाइड करेगा या Q2 को डिवाइड करेगा या QT को, किसी एक को डिवाइड करेगा, हर नंबर को डिवाइड नहीं करेगा। मैं लेट कर लेता हूं कि P1 मेरा Q1 को डिवाइड करता है। ये बात कंफर्म है कि किसी एक को डिवाइड करेगा। किसको डिवाइड करेगा? किसी को भी डिवाइड कर सकता है। तो मैंने लेट कर लिया, अभी P1 किसको डिवाइड करता है? Q1। याद रखिएगा हमें साबित ये करना है कि ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन है, उसके लिए आगे हम चल रहे हैं। आगे चले, P1 डिवाइड्स Q1। अब ये Q1 क्या है? एक प्राइम नंबर है। सो अगर ये प्राइम है तो इसके दो डिवाइजर होंगे। नंबर 1 होगा, नंबर 2 हमारे पास Q1 खुद होगा। अब हमने कहा अभी P1 इसको डिवाइड करता है, तो P1 के लिए दो ऑप्शंस बचते हैं। P1 या तो हमारा 1 होगा या P1 इस Q1 के इक्वल होगा, क्योंकि Q1 के तो दो डिवाइजर हैं, या 1 या Q1। लिहाजा P1 या तो 1 होगा या P1 हमारा Q1 के इक्वल होगा। बट हमारा P1 ये Q1 नहीं हो सकता, ये 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1 तो प्राइम नहीं है, 1 हमारा प्राइम नहीं होता, और P ये प्राइम है, तो P1 हम 1 तो ले नहीं सकते। सो P1 किसके इक्वल बच जाएगा? सो P1 इज इक्वल टू Q1। P1 हमारा Q1 के इक्वल हो जाएगा। अगर P1 को हम Q1 के इक्वल लेते हैं तो N किसके इक्वल आ जाएगा? P1, P2, PS इक्वल टू Q1 की जगह पे लिख ले P1। यहाँ पे P1 आ गया। ओके, अब ये P1 से डिवाइड करें इस प्रोडक्ट को, तो P1 N ओवर P1 किसके इक्वल आ जाएगा? P2, P3, PS इक्वल टू Q1 एंड सो ऑन। अब ऐसे रिजल्ट को जरा गौर से देखें, जो हमने फाइनल रिजल्ट ड्रा किया N ओवर P1। देखें N इस प्रोडक्ट के इक्वल है, तो जो ही मैं N को एक नंबर से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास N ओवर P1 इस N से लेस हो जाएगा। आपको क्लियर नजर आ रहा है? जिस तरह ये मेरे पास प्रोडक्ट है, अगर मैं इसमें से 2 निकाल देता हूं, ठीक है, तो अब क्लियर सी बात है कि ये प्रोडक्ट
ये मेरे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है कौन सा, ये 2 लेस देन होगा 2 3 5, इस प्रोडक्ट से लेस होगा। ठीक है, तो यही बात मैंने यहाँ पे कही, n हमारा इस प्रोडक्ट के इक्वल था। अगर इसमें से मैं P1 निकाल देता हूं और मजीद ये कि मैंने P1 को इस पे डिवाइड किया तो n ओवर P1 मेरा इस प्रोडक्ट से लेस हो जाएगा। n ओवर P1 लेस देन n एंड ग्रेटर देन 1, ये 1 से ग्रेटर है और n से लेस है। n चूंकि P1 से बड़ा है, देखें n इसके इक्वल है, तो अगर मैं n को P1 से डिवाइड करूंगा तो मेरा n ओवर P1 1 से तो बड़ा ही होगा। ठीक हो गया, और लेस देन क्या होगा, n से छोटा हो जाएगा। क्या रिजल्ट आया, ये n ओवर P1 लेस देन n है। कंडीशन नंबर 2 हमारी क्या कहती है, कंडीशन नंबर 2 में हमने सपोज किया था कि वो तमाम इंटीजर्स जो लेस देन n है, वो तमाम इंटीजर्स जो n से लेस हैं उनके लिए स्टेटमेंट ए ट्रू है, यानी वो तमाम इंटीजर्स जो n से लेस हैं वो प्राइम होंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होंगे और उनकी प्राइम रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगी। n ओवर P1 हमारे पास क्या है, ये है लेस देन n। इसका मतलब इसकी ये जो रिप्रेजेंटेशन है P2, P3, PS, Q1, Q2, QT, ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक है, दो डिस्टिंक्ट नहीं है। हमने तो इनको डिस्टिंक्ट लेकर चल रहे थे। यूनिक का मतलब यह कि S हमारा T के इक्वल हो जाएगा, तब ये यूनिक बन जाएगी। S इक्वल टू T का मतलब यह कि इस रिप्रेजेंटेशन में नंबर सेम है, जस्ट हमने ऑर्डर चेंज किए हुए हैं, नंबर सेम है। इसका मतलब n ओवर P इज यूनिक। ठीक है, प्राइम रिप्रेजेंटेशन ऑफ n ओवर P1 इज यूनिक। इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है हमारे पास, यूनिक है कंडीशन नंबर 2 के मुताबिक, बाय C2 आप यहां पे लिख सकते हैं, बाय कंडीशन नंबर 2। तो इसका क्या मतलब है, इस यूनिक S इक्वल टू T। सिमिलरली हम ये भी साबित कर सकते हैं, अगर यही प्रोसेस हम P1 के लिए जो हमने किया है P2 के लिए करें तो आप साबित कर देंगे कि P2 इक्वल टू Q2, P3 इज इक्वल टू Q3। इन जनरल S इज इक्वल टू T। अगर S हमारे पास T के इक्वल आ जाता है तो होगा क्या, होगा यूं कि हमारे पास n था, P1, P2, P3, PS और दूसरा Q1, Q2, QT। हमने कहा भी ये डिस्टिंक्ट है। अगर S और T आ जाते हैं इक्वल, इसका मतलब ये है कि ये रिप्रेजेंटेशन सेम रिप्रेजेंटेशन है, जस्ट हमने ऑर्डर चेंज किया हुआ है। अगर ये दोनों सेम रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब ये है कि n की प्राइम रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। इसकी जो प्राइम रिप्रेजेंटेशन होगी वो हमारी यूनिक होगी। ये देख लें, ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक है क्योंकि n ओवर P1 हमारा लेस देन n बन रहा है। लेस देन n की जितने भी इंटीजर्स हैं उनकी प्राइम रिप्रेजेंटेशन हमेशा यूनिक होती है, लिहाजा ये है यूनिक। अब ये यूनिक कब होगी, जब S T के इक्वल होगा। अगर हम S को T के इक्वल लेते हैं तो उसके साथ साथ ये रिप्रेजेंटेशन भी हमारी यूनिक बन जाती है। तो क्लियर हुआ, n हैज यूनिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये थे हमारे आज के दो थ्योरम, जिनमें से पहला थ्योरम जो है, ये जो हमने फर्स्ट पार्ट यूनिकनेस से पीछे यहां तक, ये हमारा पहला थ्योरम है। पहला थ्योरम अगर आ जाता है तो आपने जस्ट यहां तक लिखना होगा, यूनिकनेस लिखने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम आ जाता है तो फिर आपको यूनिकनेस भी प्रूफ करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये थ्योरम आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एट द एंड, अल्लाह हाफिज।